जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है। मायने ये रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो देखी होगी। देखिए, आज है 14 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ ही आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन ने किस व्यक्ति को अपनी भारतीय इकाई एईबीसी इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक अपॉइंट किया। तो देखिए, अभी हाल ही में संजय खन्ना जी को जो है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन ने जो है अपने भारतीय इकाई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक अपॉइंट किया है। देखिए, आपको बता दूं कि जो आपकी संजय खन्ना होंगे ये अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए कई व्यावसायिक विकास पहलों का नेतृत्व करेंगे अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक रूप के रूप में। और देखिए, जो आपकी ये कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन, देखिए इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं स्टेफन स्क्वेरी। और इसकी जो भारतीय शाखा है एईबीसी इंडिया यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन इंडिया। तो इसके नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक कौन गए हैं? संजय खन्ना जी, याद रखिएगा। और देखिए दूसरा कि हाल ही में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, वर्तमान में जो आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा बनाए गए स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड ने जो है 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से अभी हाल ही में पेटेंट हासिल किया है। तो देखिए, ये आईआईटी है आईआईटी मद्रास, याद रखेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड। इसने भी हाल ही में एक 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा जो आपका रॉकेट का इंजन है इसको बनाया था, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट भी मिल गया है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो देखिए, दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी जो है ये सिक्किम पहली बार करने जा रहा है। सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन जो आपका है इसके अध्यक्ष हैं लोबजांग जी तेंजिंग। इन्होंने भी हाल ही में इसकी घोषणा की कि रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी पहली बार सिक्किम करेगा दिसंबर में। और देखिए, इस बार सिक्किम में रणजी ट्रॉफी मैचों की जो है मेजबानी तो की ही जाएगी, साथ साथ कूच बिहार ट्रॉफी के 2 मैच और माइनिंग में 3 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैचों का जो है आयोजन किया जाएगा सिक्किम में ही। अगला कि हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे कंपनी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो देखिए, जो कंपनी नायरा एनर्जी है इस कंपनी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं प्रसाद के पनिकर। देखिए, जो आपका नायरा एनर्जी है इसको जो है आप एस आर आई एल लिमिटेड के नाम से भी जानते होंगे। कई जगह आपको एस आर वाले पेट्रोल पंप दिखते होंगे, ठीक है। तो नायरा एनर्जी और एस आर आई एल लिमिटेड ये एक ही कंपनी है, अलग अलग नाम है। देखिए, जो आपके प्रसाद की पनिकर है, ठीक है, तो ये इस पद पर यानी कि नायरा एनर्जी कंपनी के जो है पद पर चार्ल्स एंथोनी फाउंटेन की जगह लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा किया है। और अब जो है 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है 3 अक्टूबर 2022 से जो है काम करेंगे प्रसाद के पनिकर नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में। और देखिए, जो नायरा एनर्जी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसको एस आर आई लिमिटेड के नाम से भी जो है आप जानते हैं। अगला कि हाल ही में किस राज्य में निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल है इसको अभी हाल ही में मेघालय की सरकार ने लॉन्च किया है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, तो इनके द्वारा राज्य की निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए, जो आपका ये डिजिटल पोर्टल होगा ये पोर्टल न केवल निवासियों की सुरक्षा करेगा मेघालय के और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा ये ऑनलाइन डेटाबेस से एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर
अधिकारियों की निगरानी और कार्य करने के लिए एक मजबूत खुफिया जानकारी प्रणाली के रूप में भी काम करेगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए भैया, हाल ही में गांधीनगर में जो है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम को अभी हाल ही में संबोधित किया था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन में इन्होंने सबका प्रयास के महत्व पर जो है प्रकाश डाला। और अगला है कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी CSR परियोजना के तहत लद्दाख के कारगिल की वंचित छात्राओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए, ये समझौता HPCL और भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है। फिर से सुनिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने भी हाल ही में अपनी CSR परियोजना के तहत लद्दाख के कारगिल की वंचित छात्राओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय सेना के साथ हाल ही में समझौता किया है। और देखिए, इस परियोजना के तहत कारगिल क्षेत्र की 50 छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारी कराई जाएगी। और इस परियोजना को कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए, डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया हाल ही में। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अभी हाल ही में इस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। देखिए, जो भारतीय डेयरी उद्योग है इसके बारे में आपको कुछ खास फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो भारतीय डेयरी उद्योग है ये इस मायने में अद्वितीय है कि ये एक सहकारी मॉडल पर यानी कि कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है और ये छोटे और सीमांत डेयरी किसानों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। देखिए, जो डेयरी सेक्टर है इसका सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। और देखिए, साल 2014 की तुलना में आज दूध के उत्पादन में 44% बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े को नोट कर लीजिएगा। यानी कि 2014 से अब तक यानी कि पिछले 8 सालों में जो है दूध के उत्पादन में भारत में 44% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आपने देखा होगा गांव में हर घर में लगभग 1 या 2 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस जो भी है, जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना भैंस रख रहा है, ठीक है। तो गांव में भैंस और गाय यानी कि पशुपालन एक बहुत ही उत्तम आजीविका का साधन माना जाता है, क्योंकि बहुत ईजी होता है। लोग गाय भैंस पाल लेते हैं। अगर एक गाय भी दूध देना स्टार्ट कर दी तो वो 5 लीटर, अगर सवेरे 5 लीटर शाम को दूध दे रही है तो टोटल आपका 10 लीटर दूध हो गया। 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपये अगर है तो मान के चलिए आपका जो है 10 लीटर का दूध का दाम हो गया 500 रुपये। तो इस प्रकार से मोटी मोटा आप जो है पशु पाल के 15,000 रुपये महीने कमा ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें से मान के चलिए अगर आप 5,000 रुपये पशु के चारे में खर्च कर देंगे तभी 10,000 रुपये आप कमा ले रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के आजीविका का एक प्रमुख साधन है पशुपालन। और स्पेशली ये डेयरी, ठीक है, डेयरी छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो। अगला कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का आयोजन जो है ये किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए, बिहारी में बेंगलुरु में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। और इस समारोह में तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर को की गई, जबकि तमिल और मलयालम फिल्मों के विजेताओं की घोषणा 11 को की गई थी। तो आइए तेलुगु सिनेमा के विजेताओं की सूची में जान लेते हैं, मतलब तेलुगु फिल्म में किस किस व्यक्ति को जो है कौन कौन से अवार्ड मिले। तो देखिए, समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पुष्पा द राइज को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दर्शक की श्रेणी में पुरस्कार जीता अल्लू अर्जुन ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का पुरस्कार बालकृष्ण को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नवोदित अभिनेता की श्रेणी में पुरस्कार पंजाब वैष्णव तेजो को मिला। तो ये शुरू के जो 4 मैंने नाम बताए हैं इसको याद रखिएगा। और देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दर्शकों की पसंद की श्रेणी में साई पल्लवी को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यूटेंट का पुरस्कार कृति शेट्टी को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बुची बाबू सना ने जीता। और देखिए, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार जो है सी राम प्रसाद ने अखंड के लिए जीता। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्माता का पुरस्कार जो है सतीश वेगेशना ने जीता। SV2 एंटरटेनमेंट के ये मालिक हैं।
और देखिए बेस्ट संगीत निर्देशक का पुरस्कार जो है पुष्पा द राइज के लिए देवी श्री प्रसाद को मिला। और बेस्ट नवोदित एक्ट्रेस का पुरस्कार उपेन के लिए कृति शेट्टी को मिला है। और देखिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार फीमेल की श्रेणी में गीता माधुरी को मिला है अखंड के गाने जय बलैया के लिए। और बेस्ट पार्श्व गायक का पुरस्कार पुरुष की श्रेणी में जीता है जाति रत्नालू के चिट्ठी गीत के लिए जो है राम मिरियाला ने। और देखिए बेस्ट गीतकार का पुरस्कार चंद्रबोस श्रीवल्ली के लिए जो है जो गाना है श्रीवल्ली के लिए पुष्पा दराज को मिला चंद्रबोस को। तो चंद्रबोस ने बेस्ट गीतकार का पुरस्कार जीता है तेलुगु सिनेमा में। अभी हाल ही में जो ये साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 गया था, तो वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। और देखिए यहाँ पर जो है कन्नड़ सिनेमा के विजेताओं की पूरी सूची अब मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये अगला पेज है, इसका भी ले लीजिए और इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको सारा नहीं रटना है। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, पुनीत राजकुमार को युवा रत्ना के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माधा गजा के लिए जो है आशिका रंगनाथ को दिया गया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं रटेंगे तभी काम चल जाएगा, ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार रॉबर्ट के लिए जो है अर्जुन जन्या को मिला। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो है आप एक बार पढ़ डालिएगा, उतना काफ़ी है। और इसमें अगले पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पुनीत राजकुमार को युवा रत्ना के लिए दिया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। और 11वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम कितने पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक निविदा जारी की। तो देखिए इस समय यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसी का इफेक्ट है कि अब जो है इंडिया में जो रेल के पहिए हैं ये बनाने की जो है कवायद शुरू हो गई है। तो भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम टोटल 80,000 पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में एक निविदा जारी की है प्राइवेट कंपनियों के लिए। देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि रेलवे ने पहली बार रेल के पहिए का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया है। और आपको बता दें कि भारतीय रेल को हर साल 2 लाख पहियों की ज़रूरत होती है। और इस योजना के मुताबिक यानी कि ये निविदा जारी की गई है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो इसके मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो आपका सेल है ये 1 लाख पहियों का निर्माण करेगी हर साल। बाकी 1 लाख पहियों का निर्माण यानी कि जो हमारी 2 लाख की रिक्वायरमेंट है तो उसमें 1 लाख पहियों का निर्माण जो है मेक इन इंडिया संयंत्र में जो है किया जाएगा। और देखिए फिलहाल रेलवे बड़े पैमाने पर यूक्रेन, जर्मनी और चेक गणराज्य से ट्रेन के पहिए का आयात करता है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से पहियों की खरीद अटक गई है और भारतीय रेलवे को जो है विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो पहला प्रश्न आपका आज का है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है ये कब मनाता है, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया, बताइए। तीसरा कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया, बताइए। और चौथा है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाता है, आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश रहे किस चीफ जस्टिस का हाल ही में निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नाम का एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार मेघालय है जिसने इसको लॉन्च किया। और देखिए अभी हाल ही में जो है WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में एक बीमारी है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, इसके लिए टीका शामिल करने के लिए कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की का जो है एक अभियान शुरू किया है। और देखिए अभी हाल ही में PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने जो बांग्लादेश है वहाँ पे एक प्लेस है बागेरहाट, वहाँ पर जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का हाल ही में अनावरण किया। और देखिए 9 सितंबर को जो है विश्व EV दिवस मनाया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस मनाया जाता है। और देखिए अभी हाल ही में DRDO और इंडियन आर्मी ने
जो आपका उड़ीसा का चांदीपुर है वहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।